फैसलाबाद के रमजान बाजारों के बेशतर काउंटर्स खाली, मगर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर रस कम न हो सका। सरकार ने सब्सिडी तो दी मगर एशिया कुरानोश की वाफर मिकदार फराहम न कर सकी, जिससे फैसलाबाद के बेशतर रमजान बाजारों में अवाम का बड़ा रश है। खातीन की तारों में खड़ी अपनी बारी के मुंतजिर, रोजे की हालत में लंबा इंतजार। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। मार्केट से मुल्हिका बाज़ार में, और उस्मान आपको इस वक्त दिखा सकते हैं इस बाज़ार की क्या सूरत हाल है। ये दोपहर का वक्त है। आमतौर पर सार्फिन घरों का रुख करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रमज़ान बाज़ार में अमला होने के बावजूद ख़वातीन को लंबी कतारों में जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। कई मिनट्स जो है वो यहाँ पे ख़वातीन इंतज़ार करती हैं, जिसके बाद उन्हें जो है एक पाव मिर्च या आधा किलो जो है वो टमाटर और इसी तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर आती हैं, जिस वजह से आने वाले सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। 1 किलो आलू मिलते हैं, 1 किलो प्याज मिलता है, और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। और यही वजह है कि आने वाले सार्फिन जो हैं वो परेशान भी दिखाई देते हैं, और गुफ्तगू करने से भी इज्तनाब इसलिए करते हैं कि आइंदा जब वो इसी काउंटर पे आएंगे तो मुमकिन तौर पर उन्हें जो है वो सस्ती सब्ज़ी या चीनी जो है वो नहीं फराहम की जा सकेगी। उस्मान दूसरी तरफ दिखाइएगा, ये चीनी का काउंटर है, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि चीनी के काउंटर के ऊपर भी जो है वो रश दिखाई दे रहा है। जो चीनी के भरे हुए छोटे बैग जो हैं वो आपको काउंटर के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ख़वातीन का रश भी जो है वो दिखाई देता है। छोटे बच्चे जो हैं वो साथ लेके ख़वातीन पहुंची हुई हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला और उन्हें बर वक्त चीनी की फराहमी यकीनी बनाने वाला कोई नहीं है। इसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि ख़वातीन के लिए बैठने का भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, और ख़वातीन जो हैं ये फ़र्श के ऊपर बैठ कर ही जो है वो गुज़र बसर कर रही हैं। इसमें बहुत सारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हज़रात भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। गर्म मौसम है, और आप ये भी देख रहे हैं कि बैठने का इंतज़ाम ना होने की वजह से आने वाली जो ख़वातीन हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो मर्द हज़रात अपना कारोबार छोड़ के दुकान बंद करके यहाँ पर चीनी के हसूल के लिए पहुँचते हैं, उन्हें भी चीनी के हसूल में जो है वो कई मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं किया जाता कि चीनी की पैकिंग जो है वो बर वक्त कर ली जाए और सार्फिन जो हैं उन्हें बर वक्त चीनी जो है वो फराहम कर दी जाए। जी, ख़वातीन को मुश्किलात दरपेश है। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब तोबा टेक्सिंग की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी का हसूल मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मर्दों खातीन खरीदारों की लंबी कतारें लग गईं। रोजे की हालत में खरीदार निढाल होकर रह गए। स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात नाकिस निकले। चीनी की कीमत पर भी सब्सिडी न दी जा सकी। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के रिटेल स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और घी लेने के लिए खरीदारों की बड़ी कतारें लगी हैं। रोज़े की हालत में ख़वातीन और मर्द जो हैं वो लाइनों में लगे हैं, और उनके लिए चीनी और घी का हसूल खासा मुश्किल। इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आई है कि आम बाजार में भी चीनी जो है वो 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, और रिटेल स्टोर्स में भी चीनी 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। रिटेल स्टोर्स पर भी चीनी की कीमत में कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। ताहम यहाँ पर जो घी है वो 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रहा है, और घी लेने के लिए इस वक्त लंबी कतारें जो है वो लोगों की लगी हुई हैं। सख्त गर्मी है और सूरज जो है वो इस वक्त सवा नेज़े पर है, और आप देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा एक टेंट लगाया गया है, जिसमें ताकि इनको सायादार जगह मिल सके। लेकिन ख़वातीन भी इस वक्त धूप के अंदर मौजूद हैं, और मर्द जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो धूप में कतारों में लगे हैं, और इंतज़ार में है कि उनको किस टाइम यहाँ से चीनी और घी मिलेगा। इस हवाले से यहाँ पर जो आए खरीदार थे उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में बुरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डीपीओ जंग हसन असद अलवी का रमजान बाजार का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात और एशियाई कुरानोश की कीमतों का और मयार का जायजा लिया। डीपीओ का कहना है कि जिला भर में लगाए गए तमाम रमजान बाजारों में सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। डीपीओ की वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर के जरिए तलाशी का अमल यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस लाइंस में आरपीओ इमरान महमूद और सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशिर मेकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अपनी हद्दुल वसा कोशिश करते हुए और नेक नियति से काम करते हुए गुलाम मुबशिर मेकन साहब ने और उनकी टीम में, जिसमें एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन जो है कैप्टन अजमल साहब, उनके अनटायरिंग एफर्ट्स हैं इसमें। जब भी उन्हें कहा गया, कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए बुलाया गया, उस बंदे ने सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी,
صبح سے لے کے شام تک وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اس نے خدمت کی ہے لوگوں کی. دانیال جاوید ایس پی لائلپور ٹاؤن، نعیم عزیز سندھو صاحب ایس پی مدینہ ٹاؤن اور نبیل احمد ایس پی اقبال ٹاؤن، یہ ان 3 ڈویژنل ایس پیز، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور سی پی او صاحب کی محنت ہے، ٹھیک، جس کے لیے آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اگر داد کے مستحق ہیں تو یہ لوگ ہیں. ساری کی ساری اچھائی اور محنت ان لوگوں کی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم تقریباً 9 کروڑ روپے کا مسروقہ مال جو ہے وہ ان کے حقداران میں اور ان کے مالکان میں واپس تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے پورے پاکستان سے لنڈی کوتل، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، جوب، قلعہ سیف اللہ، کراچی، سکھر تک سے ریکوریاں کر کے جو ہے اور بندوں کو گرفتار کر کے یہاں پہ واپس لے کر آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس 30 عدد کاریں، 170 موٹر سائیکل، 4 رکشہ، 1 ٹرالا، 1 ٹریکٹر ٹرالی، 21 موبائل فون، طلائی زیورات و نقدی، کل مالیت جو ہے ایگزیکٹلی جو ہے وہ 8 کروڑ 98,55,300، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 9 کروڑ روپے کی ریکوری جو ہے جو آج ہم ان کو دے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں 398 کے قریب جو ہے وہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، جن کو پروسیس کیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے روایتی طریقے سے ان کی گرفتاریاں ڈالنے کی بجائے ان کی شناخت پریڈیں کروائی ہیں، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ حوالات کے اندر رہ سکیں، جیل کے اندر رہ سکیں، اور ان کو باہر نکلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم وہ اندر گزاریں. ہماری کوشش یہی ہے اور ہماری انتھک محنت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرمنلز کو اپریہینڈ کر کے ان کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں، اور ہم اپنا ڈیو پروسیس کمپلیٹ کریں. ان کی شناخت پریڈ ہونی چاہیے، جس کے لیے ہمیں مدعیان کی جو ہے وہ ہیلپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تاکہ ان کو جیل میں شناخت کیا جا سکے، تاکہ ان کی جلد جو ہے وہ بیلز نہ ہو سکیں اور باہر آ کے دوبارہ اس کبھی عمل کا حصہ نہ بنیں. آج رمضان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ پہلا عشرہ بھی جاری ہے. اس مبارک دن میں اور اس مبارک مہینے کی اور سے میں اپنے تمام ٹیم کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے بھائی صاحب کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سوسائٹی جس طریقے کی گیئرڈ ہے نا جی، اور سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں ہمیں ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ ایڈوانس سوسائٹیز کو جا کے دیکھیں اور اگر آپ یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں پہ فوکس ٹوٹلی ڈفرینٹ نیچر آف کرائم کے اوپر ہے. وہاں پہ کرائم اگینسٹ پرسن کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اگر قتل ہو جاتا ہے تو 30 سال تک وہ اس کی تفتیش کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کو تک پہنچ نہیں جاتے. ریپ کو دیکھ لیں، قتل کو دیکھ لیں، وہ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ فیوچر میں کبھی ٹیکنالوجی اس لیول تک پہنچے گی تو ہم ٹریس کر لیں گے. جب ڈی این اے سیکوینسنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت 30 سال پرانے جو کیسز تھے وہ سالو ہوئے تھے، بیکاز انہوں نے سیمپلز جو تھے بلڈ کے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی میچنگ ہو گئی تھی. اس وقت جب سنبھالے گئی تو اسے سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ اس وقت جو ہے کل کو جو ہے یہ کیسز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہاں پہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی. وہاں پہ سنیور شہر کی اہم ترین شاہراہ پر یو ٹرنز کی بھرمار. جنگ روڈ پر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر 7 یو ٹرنز قائم. غیر قانونی یو ٹرنز ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے غیر قانونی یو ٹرنز کے خاتمے کا مطالبہ کر لیا ہے. اسی پر بات کر سٹی 41 عبد القدیر سے. جی عبد القدیر بتائیے گا. سنیوٹ میں سٹی 41 نے بڑھتے ہوئے حادثات کی بڑی وجہ کھوج نکالی ہے، اور دیکھا جائے تو ختم نبوت چوک سے ملحقہ جنگ روڈ پر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر 7 یو ٹرن بنائے گئے ہیں جو کہ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ بننے لگے ہیں. میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ جنگ روڈ ہے، اور یہاں پر مختلف سرکاری دفاتر اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو پرائیویٹ آفیسز ہیں، جو پرائیویٹ یہاں پر مالز ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یو ٹرن بنے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا کہ یہاں پر جو غیر قانونی یو ٹرن بنے ہوئے حادثات ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنا 7 یو ٹرن بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کا جو آمد و رفت ہے وہ ایکسیڈنٹ کا مسئلہ بنتا ہے. لیکن یہ کہ اپنا حکومت کو چاہیے کہ یو ٹرن جو ان سے اپنا مختصر بنائے، جس کی وجہ سے اپنا لوگوں کے حادثات نہ پیش آئیں. شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ مختلف جگہ پر غیر قانونی یو ٹرن بنے. بھائی آپ دیکھیں کہ یہاں پر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یو ٹرن بنے ہوئے ہیں جو کہ حادثے کا سبب بن رہا ہے، تو حادثات بھی ہو رہے ہیں، روڈ بھی خراب ہے، کیا کہتے ہیں؟ یو ٹرن نہ ہونے کی وجہ ہر پاس ایکسیڈنٹ کا چکر چل رہا ہے.
दरी दरी गालतू लड़ाई जक्कड़ फसाद इस तरह कोई काम ये मुतालबा सामने आ रहा है कि चिन्योट के मुख्तलिफ शराहों पर 1 किलोमीटर के फासले पर 7 गैर कानूनी यूटर्न हादसात को दावत देने लगे। अब्दुल कदीर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, अहमदपुर सियाल में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एहसास कफालत सेंटर पर खातीन का रस नागयानी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू की जानिब से काउंटर्स कायम कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अम्मार यासिर से। जी अम्मार, आगाह कीजिएगा। अहमदपुर सियाल में 2 मकामात पर एहसास कफालत सेंटर कैंप किए गए हैं, जहाँ पर जो है अहमदपुर सियाल की रिहायशी बेनिफिशरी ख्वातीन को उनकी इमदादी रकूम जो है वो दी जा रही है, जिस पर गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और ख्वातीन की बड़ी तादाद जो है इन एहसास कफालत सेंटर्स का रुख कर अपनी इमदादी रकूम हासिल कर रही हैं। तो किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी एहसास कफालत सेंटर गार्ड मोड़ पर अपना काउंटर कैंप कर दिया गया, ताकि अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो आने वाली बेनिफिशरी ख्वातीन को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। इस वक्त मेरे साथ रेस्क्यू के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुखिया साहब, आपने यहाँ पे काउंटर लगवाया है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और नागानी जो है वो सूरत हाल भी अक्सर बन जाती है, ख्वातीन जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से बेहोश भी हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है वो काउंटर कैम है, तिब्बी इमदाद यहाँ पर तो फराहम कर दी जाती है, एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर क्या गाड़ी भी प्रोवाइड की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रेस्क्यू 1122 का ये मोटो रहा है कि अपनी कम्युनिटी को सेफ़ रखना, और हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 का जो काउंटर है तहसील अहमदपुर सियाल में 2 जगह पे ये बेनिफिशरी के लिए काउंटर लगा दिया गया है। और इसमें ये सिर्फ इसी वजह से कि एक तो गर्मी की शिद्दत है, दूसरा ख़वातीन का रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। उस वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफात होती है या कोई मसला हो जाता है, कोई फ़ीमेल जो है वो बेहोश हो जाती है या कोई मसला आ जाता है, तो उस सूरत में फ़र्स्ट एड देने के लिए हमने यहाँ पे अपना अमला जो डिप्यूट कर दिया है। और अगर खुदा न खास्ता मामला ज़्यादा सीरियस हो जाए तो हमारी एम्बुलेंस हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला टोबा के सदर अमजद जावेद समेत दीगर अहदेदारों की जिले जनरल सेक्रेटरी जंग आसिफ अली शाहिद से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। आला क़यादत की जानिब से किए जाने वाले फैसलों पर आगाही फैलाने और तंजीम साजी के अमल को मजीद तेज करने के अज़्म का भी इजहार किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, बताइएगा। मुस्लिम लीग नून के रही सदर टोबा टेक सिंह जो है चौधरी अमजद जावेद की जानिब से सिटी 41 ऑफिस जंग का दौरा किया गया। इस दौरे के मौके पर जो है हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की भी भरपूर मजम्मत की गई है। चौधरी अमजद जावेद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसा देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून का स्टांस जो है सूबाई सतह पर भी और कौमी सतह पर भी असम्बलियों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया 41। पूरे मुल्क में इस वक्त सारी अवाम की नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है, क्या कानून का आलम बुलंद होता है या नज़रिया ज़रूरत परवेल करता है। अगर तो कानून की अमलदारी होती है, आइन की अमलदारी होती है, तो फिर इस मुल्क में जो जद्दोजहद जमहूरियत का एक सफ़र शुरू है तो वो अपने तकमील की तरफ रवां दवां हो जाएगा। अगर बदकिस्मती से कोई नज़रिया ज़रूरत परवेल करता है तो फिर हमारी नस्लें आइंदा तक शायद इसी को भुगतती रहेंगी, फिर हमें शायद कोई और 20-25 साल फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो एक लहर चली हुई है लाकानूनियत की और ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार की ताकत के नशे में मस्त होकर जो जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, वो मरकज़ से लेकर अब पंजाब में वही सिलसिला चल निकला है कि पहले इजलास को जिस तरह बुलडोज किया गया और आज खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट के ज़राई डीलर्स की 15 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप जारी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग डॉक्टर आमिर रसूल और असिस्टेंट डायरेक्टर हबीब अनवर ने डीलर्स को फसलों के नुकसानदा कीड़ों और इनके इंसदाद के बारे में तरीके के बारे में बताया। बाबर मुनीर से तफसीलात जान लेते हैं। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिस में 15 रोज़ा जो ज़राई डीलर्स हैं उन्हें जो है वो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर आमिर रसूल ने जो है वो उन्हें आगाही लेक्चर जो है वो इस बारे दिया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या चीज़ें इन ज़राई डीलर्स को बताई जा रही हैं? ये हमारा ना एक रेगुलर फीचर है, साल में हम 2 दफ़ा ट्रेनिंग करवाते हैं। जो लोग नई शॉप्स बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी जिनकी शॉप्स मौजूद हैं उनको भी रिफ़्रेशर करवाते हैं हर 3 साल बाद। ये आज जो अभी ट्रेनिंग हम आप देख रहे हैं, ये 15 रोज़ा ट्रेनिंग है, यकम से शुरू हुई है। इसमें हम इनको जो भी इसमें तकरीबन कंप्लीट, इसमें हम कोशिश करते हैं कि इनको स्टार्टिंग फ्रॉम के जितनी पेस्टिसाइड्स, उनके ग्रुप बंदी
اس کے علاوہ ان کی محفوظ اور مؤثر استعمال، کیسے سٹوریج کرنی ہے، کیسے شاپ بنانی ہے، اس میں وینٹیلیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ مزید جو ان کی باغات ہیں ان کے کیڑے، بیماریاں اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں شناخت، ان کا طریقہ واردات اور ان کا محفوظ اور مؤثر استعمال کے ساتھ ساتھ زرعی ادویات کرتے ہوئے تدارک کرنا. یہ ساری چیزیں ان کو ہم بتاتے ہیں، کس طرح ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، کس طرح سٹوریج کرنی ہے، کیسے ان کو مطلب دکان میں رکھنا ہے، اور ایکسپائر ہوتی ہیں ان کو کیا کرنا ہے. اور سب سے اہم زرعی پیسٹیسائڈ آرڈیننس 1971 جس کے تحت یہ کاروبار کرتے ہیں، اس میں جرائم، سزائیں، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح بزنس ریگولیٹ ہوتا ہے اس کے تحت، وہ سارا بتاتے ہیں تاکہ ان کو انفارمیشن ہو کہ ہم یہ جرم کریں گے تو یہ سزا ہوگی، اور اگر یہ کاروبار بابر صحیح نوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید احمد جی. سعید احمد، ڈالر ایک بار پھر سے چند ہی لمحوں میں ₹2.22 مہنگا ہو گیا، کیا کہنا ہے آپ کا اس کے متعلق؟ جی بالکل، انٹر بینک میں ڈالر کی ٹریڈنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور جاری ٹریڈنگ انٹر بینک میں جو ڈالر کی اونچی اڑان ہے وہ بھی جاری ہے. ابھی ₹2.22 مہنگا ہونے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر ہے وہ 188 روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اور معاشی ماہرین کے مطابق اس وقت انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح 188 روپے 35 پیسے پر ہے تو وہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ ایک ماہ 7 روز میں انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 10 روپے 94 پیسے ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے، اور معاشی ماہرین کے مطابق ڈالر مسلسل مہنگا ہونے سے جو درآمدی اشیاء کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہیں، جبکہ غیر ملکی قرضہ جات ہے اس میں بھی اضافہ ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے معاشی ماہرین کے مطابق ملک کے اندر غیر مستحکم سیاسی صورتحال کے پیش نظر ڈالر کے اوپر اثرات ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ دوسری مرتبہ وہ ₹2 سے زائد ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے، اور اس کے جو ٹریڈنگ کی جا رہی ہے ڈالر کی وہ 188 روپے 35 پیسے ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. جی سعید احمد ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر فیصل آباد چیمبر عاطف منیر صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے سٹی 41 کو وقت دیا. سر ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر ₹2.22 مہنگا ہو گیا، ڈالر 188 روپے 35 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، کیا کہنا ہے آپ کا اس پر؟ اس پر یہ ہے جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جب گورنمنٹ نہیں ہوگی کوئی بھی ملک میں تو اس وقت اپنی منمانیاں چلی جائیں گی. اس پر اسٹیٹ بینک کو انٹرفیئر کرنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو پورا ایکشن لینا چاہیے اس پر، تاکہ ایک آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ ₹2 اتنے پیسے نہیں ہوا، یہ ₹7 سے اوپر بڑھ چکا ہے پچھلے 15 دن میں ڈالر جی. اور اس کی اونچی اڑان کی وجہ سے مہنگائی کا جو نیا طوفان ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی، اور کاروبار کی جو پوزیشن ہے اس وقت، اس میں ہم بزنس مین اس انسٹیبلٹی کو افورڈ نہیں کر رہا. جو اس وقت سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس کو افورڈ نہیں کر رہا، اور امپورٹ کا بل اور آپ کے قرضے بھی بڑھ جائیں گے اور امپورٹ کا بل بھی بڑھ جائے گا، اور یہ بزنس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اتنے اوپر جانا، اسٹیٹ بینک کو انٹرفیئر اس میں کرنا چاہیے، اور اپنا ایک جو اسٹیٹ بینک کا ایک مرکزی کردار ہے اسے ادا کرنا چاہیے اس وقت اسٹیٹ بینک. سر اور اس سے جی ڈی پی اور اکانومی کس قدر متاثر ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے بطور کاروباری شخصیت؟ جی سوری سر، ڈالر کی قیمت جو حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے، اس سے ملکی سطح پر ملکی کا جو ایک تو روپے کی قیمت گر رہی ہے، دوسری طرف ہماری جو اکانومی ہے کس قدر ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ تو جو فور کاسٹ ہے اس وقت ₹200 پہ ہوئی ہے کہ ₹200 پہ ڈالر جائے گا، تو آپ کے قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گے. مہنگائی جس طرح ایک نئے طوفان کی صورت میں آئے گی، اور اس انسٹیبلٹی میں مافیا صرف کام کرتا ہے، بزنس نہیں ہوتے. جو مافیا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، بزنسز نہیں ہوتے. اور آپ کوئی بھی چیز بیچنے والا بیچ نہیں رہا ہوتا، خریدنے والا خرید نہیں رہا ہوتا کہ کل کیا ہوگی پوزیشن. یہ جو غیر مستحکم پوزیشن ہے یہ بزنس کے لیے بہت نقصان دہ، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اس میں آپ ڈالر کو ڈمپ کریں گے تاکہ ڈالر مزید اوپر جائے. تو اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے جب تک گورنمنٹ سٹیبلائز نہیں ہوگی، سیاسی صورتحال سٹیبل نہیں ہو جائے گی، تب تک مہنگائی کس حد تک جا سکتی ہے؟ فل سٹاپ ہی نہیں لگ رہا بڑھتی ہوئی قیمت کو. آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کاروباری طبقہ مطلب کس طرح سے ان چیزوں کو فیس کرے گا؟
कि जहाँ महंगाई की आप बात कर रही हैं वो तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान है, और उसी की जद में पूरे ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी है वो आए हुए हैं, और जो बहुत स्टेबल मुल्क हैं वो भी इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके अभी तक। जहाँ तक गवर्नमेंट के जो मैंने डॉलर के रेट पे बात किया है, इस पे अगर स्टेट बैंक एक्शन नहीं लेती तो हमारे पास एक इस वक्त करंट एग्जांपल श्रीलंका की है कि श्रीलंका की इकॉनमी किस तरह गिरी है और श्रीलंका की क्या पोजीशन हुई है। तो ये वाले हालात खुदा ना करे कि पाकिस्तान में भी ये वाले हालात आए, तो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पे है। बिजनेस कम्युनिटी के तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो बहुत परेशान है कि ये जो डॉलर के मामलात हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा, और वो अपनी बाइंग या सेलिंग पर तवज्जो नहीं दे रहे, उनके स्टॉक रुके हुए हैं मामला। सर, बिजनेस सेक्टर जो मुतासिर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बरामदात पहले ही महंगी थी, अब मज़ीद महंगी हो जाएंगी, तो इसके लिए कोई बिजनेस सेक्टर की आपस में कोई हिकमत अमली सामने आई है या नहीं? नहीं, इस वक्त तो जी बिजनेस कम्युनिटी दुआ मांग रही है कि जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आए और ये अदम एतमाद का ऊँट किसी करवट बैठे और वो अपने बिजनेसेस को देख सकें और पता लगे कि आगे सियासी सूरत हाल क्या होगी। इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि जल्द अज जल्द डिसीजन आए और हमें पता हो कि हमारे साथ अब होना क्या है या हमने क्या करना। इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है। सदर चैम्बर फैसलाबाद आतिफ मुनीर साहिब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। बरामदात कम, दरामदात ज्यादा, मार्च के महीने की तिजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक महीने में तिजारती खसारे में 11% से ज्यादा इजाफा हुआ। मुल्क की तिजारत खसारा साल के पहले 9 महीनों में मजमूई तौर पर 70.14% से ऊपर चला गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल डोगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानिब से मार्च के महीने की और मजमूई तौर पर माली साल के पहले 9 महीनों की जो इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट है, तजारती रिपोर्ट वो जारी कर दी गई, जिसके अंदर बरामदात, दरामदात और तजारती खसारा जो है वो दिखा गया है। तो पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है मार्च के महीने में 13%, जबकि मजमूई तौर पर 9 महीनों के अंदर 81% ऊपर गया है। फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ मौजूद आतिफ मुनीर, इनसे बात करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्टर बारहा कह चुके हैं कि जो मटीरियल मुल्क में चाहिए उसको मंगवाया जाए, बाकी बैन होना चाहिए, जिसमें गाड़ियों की देखें एक बहुत बड़ी तादाद आई, लेकिन ज़र मुबादला पाकिस्तान का बाहर जा रहा है और तजारती खसारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या समझ इस वक्त डॉलर भी बेकाबू 187 रुपये आज हो गया है, तो इस सब सिनेरियो को कैसे देखना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले हम देखें कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इंपोर्ट करके कितना मटेरियल लगा रहे हैं और नेट हमने कितनी वैल्यू एडिशन की है। मैं डे वन से एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप $1 की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80 सेंट उस पर इंपोर्ट करके लगा रहे हैं। आपने जो कमाया है वो 20 सेंट है सिर्फ। एक तो ये चीज़ है, और हम अपनी फिगर्स देते हैं कि जी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, मगर अच्छी ज़रूर हुई है, और जो एक्सपोर्ट के नंबर ज़्यादा हैं, फिगर ज़्यादा हैं, वो डॉलर रेट बढ़ने की वजह से भी हुए हैं। एक चीज़ तो ये देख लें। दूसरा, अभी तक हम प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं गए। जो मटेरियल हम रेगुलर इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं, गाड़ियों में देख लें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ उसकी सीट या पोशिश वगैरह है, उसका इंजन हम इंपोर्ट करते हैं, किट हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर उसमें भी देखा जाए तो 70% गाड़ी इंपोर्टेड ही है, 30% यहाँ पर हमने किया। ये वजूहत हैं जिनकी वजह से अभी तक हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट है वो अभी तक कम नहीं हो सका। दूसरा, अभी तक हम उस क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, उस कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सके कि वो आज भी हम ग्रॉसरी स्टोर में ही सिर्फ चले जाएं तो आपको वहाँ पर आप जो चीज़ें ग्रॉसरी करेंगे 50% इम्पोर्टेड आइटम्स होंगी मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी की। वो हम अपने घरों में, किचनों में, बच्चों के लिए, हर चीज़ों के लिए वो ख़रीद रहे हैं। अभी तक हम वो क्वालिटी नहीं बना सके कि जिस वजह से हम ये कहें कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं, ये बेहतर हैं। तो मैं अपने जो मैन्युफैक्चरर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर कस्टमर रेट अच्छा भरता है, देता है, आप क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएं अगर हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। अगर हम तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की, तो बरामदात की बजाय बरामदात के ऊपर जोर दिया जाए, दरामदी चीज़ों के ऊपर जो है वो कम फोकस किया जाए। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
पिछले बरस कपास का हदफ पूरा न होने के बावजूद फेडरल कमेटी बराए ज़राअत ने रवा बरस के लिए कपास का हदफ बढ़ाते हुए 1 करोड़ 10 लाख बेल्स की पैदावार करने की हिदायत कर दी है। ज़राई माहिरीन ने तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें सबसे अहम फसल काटन के हवाले से, तो यहाँ पर इस बार हुकूमत की जानिब से इसका टारगेट जो पैदावारी हदफ है वो मुकर्रर कर दिया गया। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल साइंटिस्ट काटन डिपार्टमेंट यूब रिसर्च डॉक्टर गुलाम सरवर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा हदफ कैसे पूरा करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल जो कपास का हदफ था वो तकरीबन 10.5 मिलियन बेल रखा गया, तो लेकिन बदकिस्मती से जो रकबा था ना वो उतना काश्त नहीं हुआ और उसमें तकरीबन 17% जो कम एरिया पे कपास लगी। तो इस साल जो गवर्नमेंट ने टारगेट को थोड़ा रिवाइज करके एरिया बढ़ाया, क्योंकि पिछले साल कपास की फसल जो फी एकड़ पैदावार थी वो काफ़ी अच्छी रही। और अगरचे हम टारगेट तो अभी अचीव नहीं कर सके जितने हमारे थे कि हम 9.3 मिलियन बेल्स पे जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट जो तकरीबन 7.5 मिलियन बेल्स तक हम पहुँचे। पिछले साल रेट बहुत अच्छा था। इस तरह जब मैं देख रहा हूँ ज़मींदार जो है ना बड़े शौक़ से वो कपास की तरफ आ रहे हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मींदार आ रहे हैं कि हमें सीड चाहिए, हमें मालूमात चाहिए। तो इस दफ़ा जो टारगेट रखा गया 1.82 मिलियन हेक्टेयर्स का पंजाब में, और टोटल जो पाकिस्तान में है वो 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स का है। तो अभी तो काटन सीज़न स्टार्ट हुआ है। सिंध में तो चलो सोइंग शुरू होगी, पंजाब में जो अर्ली काटन थी उसकी सोइंग हुई है। ज़्यादा गंदम के बाद ही लगेगी कपास जो है। तो इसलिए जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल एरिया कम से कम 25% ज़रूर बढ़ेगा। और इसी तरह जब एरिया बढ़ता है तो ज़मींदार जो है ना वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और मैनेजमेंट भी करते हैं, और इसी तरह रेट जो है ना कपास के वो अच्छे रहने की तवक्को है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि टारगेट अचीव हो जाएंगे। हो सकता है हम इससे भी ज़्यादा ले लें और इससे भी ज़्यादा एरिया लग जाए जितना गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। एक मसला आएगा थोड़ा सा कि पिछले सालों को देखते हुए जो डीलर हजरात कंपनियाँ थीं और पंजाब से उन्होंने सीड कम बनाया, तो सीड की शार्टेज ना हो जाए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। 1.1 मिलियन 11 मिलियन बेल्स के जो हैं 1 करोड़ 10 लाख गांठें। तो अभी देखते हैं, मौसम अच्छा जा रहा है कपास की काश्त के लिए, तो आगे आगे जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कपास की रिवाइवल होगी। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफे का मंसूबा ठप हो गया। तकरीबन 1 साल कबल डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया था। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल जनरल अस्पताल समनाबाद में गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल कबल यहाँ पे डायलिसिस की मशीनों की जो तादाद थी उसमें इजाफा करने का जो था फैसला किया गया था, और मुखिर हज़रात की जानिब से डायलिसिस मशीनें जो थी वो फराहम की जानी थी, मगर तकरीबन 1 साल का जो है वो अरसा गुजर चुका है। डायलिसिस की जो मशीनों की तादाद है इसमें इजाफा नहीं हो सका। इस सिलसिले में जो फोकल पर्सन है जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर तनवीर, उनका कहना है कि जी 1 साल कबल मनसूबा बनाया गया था, मगर अभी क्योंकि बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे ही बिल्डिंग का काम मुकम्मल होगा तो उम्मीद है मुखिर हज़रात की जानिब से डायलिसिस मशीनें जो है फराहम कर दी जाएंगी। मरीजों को किन मुश्किलात का सामना नहीं से जानते हैं। जी किधर से आए आप, कब से करा रहे हैं? सर जी मैंने 6 साल हो गए डायलिसिस कराते हैं। यहीं से करा रहे हैं समनाबाद? हाँ जी सर, 5 साल इधर हो गए कराते, 1 साल लेट जी असी कराई सी। डायलिसिस की मशीन डायलिसिस के मतलब ये करें मशीनां ज़्यादा हो जान तो होर मरीज़ों को भी अच्छा हो जाए। हुकूमत अगे अपील आ, तुहाडे अगे भी साडी अपील आ, साडे नाल तावन किया जाए, बकाया अमला साडा ठीक आ। डायलिसिस की मशीनें जो है उसकी तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि मरीज़ों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, और यकीनन अगर डायलिसिस की मशीनों की तादाद में इजाफा होता है तो मरीज़ भी इससे यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। मशीनों की तादाद में इजाफा किया जाए। अज़ादार हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।